नमस्कार साथियों, CCA डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान जीके की जो श्रृंखला चला रहे थे उसी में आज का हमारा एक महत्वपूर्ण कला संस्कृति का टॉपिक प्रमुख त्यौहार रहेगा। विभिन्न समुदायों के जो अलग अलग प्रमुख त्यौहार हैं उनकी हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए साथियों, जो प्रमुख त्यौहार है इनकी बात करने से पहले जो हिंदी के 12 महीना उनको हमें क्रमवार याद करना होता। ध्यान रहे, हिंदी के जो 12 महीने वैसे दैनिक उपयोग में जो अंग्रेजी के महीने जनवरी से दिसंबर तक अक्सर याद होते हैं, दैनिक उपयोग में आते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो हिंदी के 12 महीने हैं जिनकी शुरुआत चैत्र से होती है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ध्यान रहे इन महीनों को भी क्रमवार याद करना जरूरी होता है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। ध्यान रहे वैसे ये बेसिक है। पहला जो महीना है हमारा वो है चैत्र। ध्यान रहे हिंदी के जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों की जो शुरुआत करें यदि हम तो उनका जो पहला महीना है ध्यान रहे वो है चैत्र। चैत्र के बाद अगला महीना था वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। ध्यान रहे आश्विन को क्वार मास भी कहा जाता है, आशोज भी कह सकते हो, कार्तिक और मार्गशीर्ष या मिक्सर भी कह सकते हो। ध्यान रहे साथियों 10वां महीना पौष, 11वां माघ और अंतिम 12वां महीना फाल्गुन है। ध्यान रहे कुल हिंदी के 12 महीने, इन 12 महीनों में जो पहला महीना है वो है चैत्र और अंतिम महीना है फाल्गुन। अब ध्यान रहे इन 12 महीने वैसे क्रमवार याद है, लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन हिंदी महीनों के समकक्ष अंग्रेजी महीने कौन कौन से आते हैं। इस प्रकार के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ये। अब ध्यान रहे इस चैत्र मास के जो समकक्ष अंग्रेजी महीने ध्यान रहे वो है मार्च अप्रैल। तो ध्यान रहे जो पहला हमारा हिंदी महीना चैत्र महीना है, इस महीने के समकक्ष 2 अंग्रेजी महीने आएंगे। ध्यान रहे मार्च एवं अप्रैल, यानी कि चैत्र मास है वो आधा मार्च में चलता है और आधा अप्रैल में। तो ध्यान रहे पहला महीना चैत्र और इस चैत्र महीने के समकक्ष अंग्रेजी के जो महीने हैं वो महीने हैं मार्च एवं अप्रैल। अब इस प्रकार आगे आप क्रमवार चलते रहिए। फिर वैशाख, वैशाख के जो समकक्ष है ध्यान रहे वो है अप्रैल मई। फिर आता ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के समकक्ष आएगा ध्यान रहे मई जून। फिर आषाढ़, जून जुलाई। फिर ध्यान रहे श्रावण, जुलाई, अगस्त। पहला यदि एक याद कर ले तो आगे क्रमवार चलना है, आसान है बिल्कुल। फिर भाद्रपद, अगस्त, सितंबर। फिर आश्विन, सितंबर, अक्टूबर। फिर आता कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर। यहां इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली कई बार अक्टूबर में आती है और कई बार नवंबर में आती। ध्यान रहे तो कार्तिक जो दीपावली, कार्तिक महीने में जो दीपावली का त्यौहार आता ध्यान रहे, और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखा जाए तो वो कई बार अक्टूबर या और कई बार नवंबर में आता। ध्यान रहे फिर मार्गशीर्ष, नवंबर, दिसंबर। यहां पर विशेष ध्यान रखें जो पहला हमारा हिंदी महीना चैत्र है और इस चैत्र के समकक्ष जो अंग्रेजी महीने इनका ध्यान रखें मार्च अप्रैल है। फिर आगे आप क्रमवार याद कर सकते हो, अप्रैल मई, मई जून,
जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर। इन 9 महीने नहीं, मार्च शीर्ष तक की बात हो गई है। फिर आगे देखिए पोष, दिसंबर, जनवरी। फिर आता मार्च, जनवरी, फरवरी। फिर आता है अंतिम महीना 12वां, फाल्गुन, फरवरी, मार्च। अब ध्यान रहे हिंदी के 12 महीने, उन्हें क्रमवार आप याद रखिए। ये क्रमवार याद करने के बाद ये प्रयास कीजिएगा कि इन हिंदी महीनों के समकक्ष अंग्रेजी महीने कौन से आएंगे। तो केवल और केवल एक याद करना है, सभी को रटने की आवश्यकता नहीं है। पहला महीना चैत्र है और इस चैत्र के समकक्ष जो हमारा अंग्रेजी महीना 2 महीने आएंगे, ध्यान रहे, मार्च, अप्रैल, और फिर आप इनको क्रमवार याद करते जाइए। और अंतिम जो है फाल्गुन, फाल्गुन के समकक्ष जो अंग्रेजी महीने रहेंगे, ध्यान रहे, फरवरी, मार्च। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीधा सा आपको पूछ लिया कि माघ महीना या इस माघ महीने के समकक्ष जो अंग्रेजी 2 महीने आएंगे वो कौन से होंगे। अब अलग अलग यदि ऑप्शन दे तो इस प्रकार की क्वेश्चन का ध्यान रखें। वैसे दिखने में आसान है लेकिन एग्जाम में कई बार यहाँ गलत हो जाता है कि हिंदी महीने और इन हिंदी महीनों की समकक्ष ध्यान रहे जो अंग्रेजी महीने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये टॉपिक पढ़ने से पहले इतनी बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए आगे साथियों, त्योहार पढ़ने से पहले हमें कैलेंडर यानी पंचांग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और यहाँ अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा कैलेंडर है इसको अध्ययनवार या अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रहे, एक कैलेंडर जो सूर्य गणना पर आधारित है और एक भाग जो चंद्र गणना पर आधारित है। ध्यान रहे, यहाँ सामान्यतः पंचांग को अध्ययन की दृष्टि से हमने 2 भागों में बांट दिया है। वे कैलेंडर जो सूर्य गणना पर आधारित है, एक भाग ये हो गया, और सेकंड भाग हमारा ये है कि वे कैलेंडर या पंचांग जो चंद्र गणना पर आधारित है। अब देखिए, चंद्र गणना पर जो आधारित कैलेंडर है उनके 3 भाग है। ध्यान रहे, पहला भाग है जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर या ईसवी सन का कैलेंडर कहा जाता है। ध्यान रहे, फिर 2 नंबर विक्रमी संवत, विक्रमी कैलेंडर, और 3 नंबर है शक संवत यानी शक कैलेंडर। तो ध्यान रहे, कैलेंडर यानी पंचांग के 2 भाग कर दिए, एक सूर्य गणना पर आधारित और एक चंद्र गणना पर आधारित। अब देखिए, सूर्य गणना पर आधारित जो कैलेंडर यानी पंचांग है इसे हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रमी संवत का कैलेंडर और शक संवत का कैलेंडर। और ध्यान रहे, जो पंचांग का सेकंड भाग है चंद्र गणना, और चंद्र गणना पर आधारित जो कैलेंडर है वो है हिजरी कैलेंडर या इसे हिजरी संवत कह सकते हो। ध्यान रहे, तो पंचांग को 2 भागों में बांटा गया, एक सौर्य गणना यानी सूर्य गणना पर आधारित और एक चंद्र गणना पर आधारित। अब ध्यान रहे, सूर्य गणना पर जो आधारित है इसके 3 भाग हैं, ग्रिगोरियन, विक्रमी और शक। चंद्र गणना पर जो आधारित है उसमें एक प्रकार है, ध्यान रहे, हिजरी कैलेंडर। अब देखिए साथियों, जो पहला कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर का मतलब सामान्यतः अंग्रेजी कैलेंडर कह सकते हो, जिसमें 12 महीने हैं दैनिक उपयोग का, जिसका पहला महीना जनवरी है और अंतिम महीना दिसंबर है। ध्यान रहे, इन 3 में से पहला ग्रिगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी महीनों वाला कैलेंडर आप कह सकते हो इसे। पहला महीना जनवरी है और अंतिम महीना दिसंबर है। और वर्तमान जो ईस्वी सन चल रहा है वो है 2021, यानी कह सकते हो कि 3 भाई है। सौर्य गणना पर आधारित जो कैलेंडर है 3 प्रकार है। ध्यान रहे, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है और शक संवत वाला कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर को आप अंग्रेजी कैलेंडर कह सकते हो। अंग्रेजी कैलेंडर यानी 12 महीने, वैसे तो सब में 12 महीने, लेकिन 12 महीने और जो पहला महीना है जनवरी है और अंतिम महीना है, ध्यान रहे, दिसंबर है।
वर्तमान में जो ईस्वी सन चल रहा है वो है 2021। फिर देखिए जो सेकंड पार्ट है विक्रमी संवत। अब ध्यान रहे विक्रमी संवत यानी विक्रमी कैलेंडर की जो शुरुआत है वो उज्जैन के एक वीर राजा हुए थे, वीर विक्रमादित्य। ध्यान रहे वीर विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व, ईसा के 57 वर्ष पहले यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष पहले, ध्यान रहे उज्जैन के राजा हुए थे वीर विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। ध्यान रहे तो ध्यान रहे ईस्वी जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसकी शुरुआत से भी 57 वर्ष पहले विक्रमी कैलेंडर की शुरुआत हो जाती है। तो या ये कह सकते हो कि दोनों की तुलना की जाए तो 57 वर्ष पुराना है, ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले विक्रमी संवत की शुरुआत हो जाती। ध्यान रहे अब ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी 12 महीने, विक्रमी कैलेंडर में भी 12 महीने। ध्यान रहे ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो पहला महीना था वो था जनवरी और जो अंतिम महीना था वो ध्यान रहे दिसंबर था। अब यहां बात करें विक्रमी संवत की, विक्रमी संवत में भी 12 महीने हैं। पहला महीना यहां पर चैत्र है और अंतिम महीना यहां पर ध्यान रहे फाल्गुन है। पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। ध्यान रहे अब देखिए जो विक्रमी कैलेंडर है इसमें 12 महीने और प्रत्येक महीने में ध्यान रहे 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष ध्यान रहे किसी भी महीने के 2 पक्ष होते हैं और जो पहला पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, या उसे आप अंधेरा कह सकते हो या उसे बदी कह सकते हो। ध्यान रहे और जो सेकंड पक्ष होता है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है या उसे आप सुदी भी कह सकते हो। ध्यान रहे चांदना पक्ष कहते हैं उसे। ध्यान रहे 2 पक्ष होते हैं। ध्यान रहे विक्रमी कैलेंडर में महीने के 2 पक्ष, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और जो सेकंड पक्ष है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ध्यान रहे कृष्ण को आप बदी कह सकते हो, शुक्ल को सुदी कह सकते हो, या ध्यान रहे कृष्ण को अंधेरा कह सकते हो, शुक्ल को चांदना कह सकते हो, अंधेरोपक और चांदनोपक। ध्यान रहे महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहला अंधेरा और उसके बाद चांदना। अब ध्यान रहे सौर्य गणना पर आधारित जो हमारा तीसरा कैलेंडर है वो है शक संवत। शक संवत की ध्यान रहे जो शुरुआत है वो कुषाण राजा कनिष्क ने की थी और ये शुरुआत इन्होंने की थी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी। और ध्यान रहे इस शक संवत में भी 12 महीने होते और पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। तो ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं पंचांग यानी कैलेंडर की। 2 प्रकार है, एक सौर्य गणना पर आधारित और एक चंद्र गणना पर आधारित। सौर्य गणना पर जो आधारित है उसके 3 भाग हैं। पहला ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद ध्यान रहे विक्रमी कैलेंडर है और विक्रमी कैलेंडर के बाद जो हमारा है वो है संवत का कैलेंडर। ध्यान रहे ग्रेगोरियन कैलेंडर 12 महीने, विक्रमी 12 महीने और शक 12 महीने। अब ध्यान रहे ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो पहला महीना है वो जनवरी है और अंतिम जो महीना है ध्यान रहे वो दिसंबर है। विक्रमी संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र और अंतिम जो महीना है वो होता है ध्यान रहे फाल्गुन। शक संवत में भी 12 महीने, पहला जो महीना है वो है चैत्र और अंतिम जो महीना है वो है फाल्गुन। ध्यान रहे अब हमने ये बात की थी कि विक्रमी जो संवत है उसकी शुरुआत ईसा यानी ईस्वी कैलेंडर की शुरुआत से भी 57 वर्ष पहले उज्जैन के वीर राजा यानी वीर विक्रमादित्य द्वारा शुरुआत की जाती। ध्यान रहे और विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है 12 महीने और प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं। ध्यान रहे पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। ध्यान रहे अब विशेष बात का ध्यान यहां रखना है, दिमाग में आया होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर मान लिया ये अंग्रेजी कैलेंडर है और दैनिक उपयोग का चलो अलग है, बाकी जो 2 कैलेंडर है विक्रमी और शक दोनों में 12-12 महीने और दोनों की जो शुरुआत है वो चैत्र से और समाप्ति फाल्गुन से। फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ तो ध्यान रहे साथियों,
फर्क ये है कि जो विक्रमी संवत का कैलेंडर है, विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है, इसके प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शक संवत का जो कैलेंडर है इसमें 12 महीने तो होते हैं। पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रत्येक महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। ध्यान रहे, इसमें सीधी 30-31 तारीख यानी तारीखें चलती। ध्यान रहे, जो हम त्योहार बात करेंगे, त्योहार पढ़ेंगे, उन त्योहारों में इस शक संवत का जो कैलेंडर है इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। हमें जो विक्रमी कैलेंडर है इस पर ही चलना है और इसका विशेष ध्यान रखना है। अब यदि कोई आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि विक्रमी कैलेंडर एवं शक जो कैलेंडर है इनमें मूल जो फर्क है वो क्या है, तो पहली बात तो ये बता सकते हो कि जो विक्रमी कैलेंडर है शुरुआत इसकी वीर विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व की थी, और जो शक संवत का कैलेंडर है उसकी शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। दोनों में 12 महीने होते हैं और दोनों का जो पहला महीना है वो चैत्र और जो अंतिम महीना है वो है फाल्गुन। जो मूलभूत फर्क है वो ये है कि जो विक्रमी कैलेंडर है उसके प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण और उसके बाद शुक्ल, यानी पहला बदी और फिर सुदी, यानी पहला अंधेरा और उसके बाद चांदना। लेकिन ध्यान रहे, जो शक संवत का कैलेंडर है इसके महीनों में कृष्ण या शुक्ल इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, सीधी 1 से 30 या 31 तक तारीखें चलती है। अब देखिए साथियों, 3 प्रकार के कैलेंडर है। शुरुआत या 3 भाई कह सकते हो, 3 पार्ट है। ध्यान रहे, एक ग्रेगोरियन है, एक विक्रमी है और एक शक है। इन तीनों की यदि हम आपस में तुलना करें तो बड़ा जो भाई है या जो बड़ा है, अब ध्यान रहे इनमें से बड़ा कौन, विक्रमी सबसे बड़ा है। 1 नंबर विक्रमी का है, 2 नंबर ग्रेगोरियन का है और 3 नंबर शक का है। ध्यान दें, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत से भी 57 वर्ष पहले विक्रमी संवत की शुरुआत हो गई थी, यानी सबसे बड़ा विक्रमी है। विक्रमी के 57 वर्ष बाद ग्रेगोरियन की शुरुआत होती है और इस ग्रेगोरियन की शुरुआत के 78 वर्ष बाद शक संवत की शुरुआत होती। ध्यान रहे, वर्तमान जो ग्रेगोरियन संवत देखें, ईस्वी सन देखें, वो 2021 है। ध्यान रहे, 2021 ईस्वी। अब देखिए साथियों, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ईस्वी सन दे रखा है, ईस्वी सन आपको दे रखा है और विक्रमी ज्ञात करना है। ध्यान रहे, 2021 यानी ईस्वी सन आपके पास में है और विक्रमी संवत ज्ञात करना है। अब देखिए, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईस्वी सन से कितने वर्ष पहले विक्रमी की शुरुआत हो गई थी, याद है भली भांति, 57 वर्ष पहले शुरुआत हो गई, यानी इस ग्रेगोरियन से विक्रमी कितना बड़ा है, 57। तो ध्यान रहे, ईस्वी सन के साथ यदि आप 57 जोड़ लेते हो तो ध्यान रहे विक्रमी संवत आप ज्ञात कर सकते हो। 2021 प्लस 57 2078, 2078। ध्यान रहे, 2078 विक्रमी संवत ईस्वी सन दे रखा है और उसमें आप यदि 57 जोड़ देते हो तो आप विक्रमी संवत ज्ञात कर सकते हो। और यदि पूछा जाए कि विक्रमी संवत आपके पास में है और ईस्वी सन ज्ञात करना है, तो जो विक्रमी संवत दे रखा है उसमें से आप यदि 57 घटा लेते हो, 57 कम कर लेते हो, तो आप ईस्वी सन प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए, ईस्वी सन दे रखा है 2021 और आपको ज्ञात करना है शक। ईस्वी सन यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के 78 वर्ष बाद शक की शुरुआत होती। ध्यान रहे,
अब देखिए 2021 में से आप 78 घटा लेते हो तो आप शक संवत आ जाएगा 1943। वर्तमान में इस समय यदि देख इस महीने के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान 1943, 2021, 2078 और 1943। तो ध्यान रहे सूर्य गणना पर आधारित जो कैलेंडर थे उसके 3 भाग हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर और शक कैलेंडर। इन तीनों की भली भांति हमने बात की। तीनों में 12-12 महीने, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर, विक्रमी में चैत्र से फाल्गुन और शक में भी चैत्र से फाल्गुन। इन दोनों में जो मूलभूत फर्क वो ये है कि विक्रमी में प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल, जबकि जो शक संवत है इसमें सीधी तारीखें होती, ध्यान रहे, अलग अलग पक्ष नहीं होते। अब ध्यान रहे चौथा जो हमने बात की थी 2 पार्ट, सूर्य गणना पर आधारित कैलेंडर और चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर। चंद्र गणना पर आधारित जो कैलेंडर था उसे कहा जाता हिजरी संवत। ध्यान रहे हिजरी संवत। अब ध्यान रहे 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने ध्यान रहे 722 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 722 ईस्वी में, ध्यान रहे, और इस यात्रा को हिज्र कहा गया। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना की जो यात्रा की गई थी उस यात्रा को क्या कहा जाता है, तो अक्सर कई लोग बताते हैं हिजरी, लेकिन ध्यान रहे यात्रा हिज्र कहलाई थी। और इसी वर्ष इस यात्रा के उपलक्ष्य में ध्यान रहे इन्होंने एक संवत चलाया था और वो संवत कहलाया था हिजरी संवत। तो ध्यान रहे यात्रा जो थी वो हिज्र कहलाई थी और इसी वर्ष इन्होंने एक संवत चलाया था और संवत की जो शुरुआत की थी वो संवत हिजरी कहलाया था। ध्यान रहे अब देखिए ध्यान रहे 22 मार्च 1957 को एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है मेघनाथ साह आयोग। ध्यान रखें, इसका विशेष ध्यान रखें कि 22 मार्च 1957 को मेघनाथ साह आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग की सिफारिश पर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। ध्यान रहे शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। कभी शक संवत का जो कैलेंडर है उसको देखना, उस पर लिखा होगा राष्ट्रीय शक संवत। ध्यान रहे 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया था और कभी पूछा जाए किस आयोग की सिफारिश पर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था, मेघनाथ साह आयोग 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष ध्यान रहे 22 मार्च से शक संवत की शुरुआत हो जाती है। प्रतिवर्ष 22 मार्च से शक संवत का जो चैत्र महीना है उसकी पहली तारीख होती। ध्यान रहे इस 22 मार्च को शक संवत का कैलेंडर है उसकी चैत्र की 1 तारीख होती। ध्यान रहे 22 मार्च से, और 22 मार्च 1957 को मेघनाथ साह आयोग की सिफारिश पर शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाता। ध्यान रहे अब ध्यान रहे जो आगे त्योहार पढ़ेंगे उनमें जो विशेष भूमिका है वो है विक्रमी कैलेंडर की, यानी 12 महीने और प्रत्येक महीने के 2 पक्ष, उनकी डिटेल से बात करेंगे। ध्यान रहे अब देखिए विक्रमी कैलेंडर का जो पहला महीना है, पहला महीना चैत्र है। प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते। ध्यान रहे पहला पक्ष कृष्ण और अगला पक्ष होता है शुक्ल। अब ध्यान रहे इस कृष्ण पक्ष की 1 से 14 तक तारीखें चलेगी और जो 15वां दिन होता है ध्यान रहे वो होता है अमावस्या। 14 तक तारीख यानी एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम,
छठ, सातम, आठम, नम, दसम, 11, 12, 13, 14 और फिर अगला जो दिन होता है 15वां, वो होता है ध्यान रहे अमावस्या। इस अमावस्या के बाद जो अगला पक्ष शुरू होता है ध्यान रहे वो होता है शुक्ल का, और अमावस्या के फिर आगे 1 से 14 तक और तिथियां चलती ध्यान रहे, फिर और एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, इस प्रकार 14 तक तिथियां होती है। और अगला जो दिन होता है वो होता है पूर्णिमा का। अब ध्यान रहे चैत्र महीना शुरू हो गया एकम से लेकर 14 तक, और फिर अगला दिन अमावस्या, और अमावस्या का जो अगला दिन होता है सेकंड पक्ष का ध्यान रहे, यानी शुक्ल पक्ष की जो 1 तारीख होती है, यानी चैत्र शुक्ल एकम, और इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती। ध्यान रहे हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत है वो चैत्र की 1 तारीख से नहीं होती। ध्यान रहे चैत्र की 1 तारीख का मतलब चैत्र कृष्ण एकम होगा, आधा महीना बीत जाने के बाद, यानी जो कृष्ण पक्ष है वो बीत जाने के बाद जो अगला पक्ष शुरू होता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को ध्यान रहे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। क्यों कोई भी जो शुभ काम होता है वो कृष्ण पक्ष में नहीं होता है, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं वो भी शुक्ल पक्ष में होता है, कृष्ण पक्ष में तो कोई काम होता नहीं। ध्यान रहे हिंदू मान्यता के अनुसार। तो ध्यान रहे इन त्योहारों को पढ़ने से पहले हिंदी जो 12 महीने हैं वो क्रमवार आपको याद हो, और फिर इन हिंदी महीनों के जो समकक्ष अंग्रेजी कौन कौन से महीने आते हैं ये बात क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद ध्यान रहे जो पंचांग है यानी कैलेंडर है उसको अध्ययन की दृष्टि से हमने 2 भागों में बांटा, सौर्य गणना पर आधारित और चंद्र गणना पर आधारित। सौर्य गणना पर जो आधारित कैलेंडर है ध्यान रहे उसके 3 प्रकार बताए हमने, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, और शक संवत का जो कैलेंडर है। चंद्र गणना पर ध्यान रहे जो आधारित है वो है हिजरी संवत, और जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर ध्यान रहे वो शक संवत है, और उसको 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया था। और आयोग का यदि नाम पूछे तो ध्यान रहे मेघनाथ साहा आयोग की सिफारिश पर घोषित किया गया था। और हिंदू जो नववर्ष है उसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम को होती है। वैसे विभिन्न समुदायों के बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन जिन समुदायों के त्योहार कम है संख्या में और छोटे हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, और फिर आगे हिंदू त्योहारों की भी डिटेल से हम बात करेंगे। अब देखिए साथियों ईसाइयों के त्योहारों की बात करें हम यदि सबसे पहले, क्योंकि संख्या में कम है आसानी से याद हो जाएंगे। ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ध्यान रहे ईसा मसीह। ईसा मसीह। अब ध्यान रहे ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था और उन जन्म और मरण की जो सारी क्रिया है उन पर ही आधारित है इनके त्योहार। एक त्योहार का तो नाम आपने सुना होगा हर जगह, क्रिसमस डे, छुट्टी भी होती है इस दिन, भली भांति याद होगा क्रिसमस डे। और 3 और महत्वपूर्ण त्योहार इनके गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। अब ध्यान रहे एक नाम तो सुना हुआ है क्रिसमस डे, आसानी से याद रख सकते हो, बाकी 3 नाम आपके लिए नए हो सकते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। एक नाम याद है, बाकी 3 नाम को याद करने के लिए एक शब्द आप याद रखिए GEA, ताकि आप क्रमवार इसे याद रख सको। पहला क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे याद करने के बाद एक शब्द याद कर लीजिए एक साथ GEA, GEA। या जी का मतलब गुड फ्राइडे हो गया, ई का मतलब ईस्टर हो गया, और ए का मतलब असेंशन डे हो गया। अब देखिए क्रिसमस डे है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रहे 25 दिसंबर। और इस दिन ध्यान रहे ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रहे ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रहे ये 2U वाला सिस्टम शुरू है यहां से, ध्यान रहे
हैप्पी बर्थडे वाला जो सिस्टम है वो ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है वो किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रहे, ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है वो क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है ईसा मसीह का जन्म दिवस। ध्यान रहे, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। पहला त्योहार क्लियर। फिर एक शब्द याद रखना आपको, GEA, और जी का मतलब है गुड फ्राइडे। अब ध्यान रहे, जन्म होता है 25 दिसंबर, जन्म दिवस मनाया जाता है। अब जो अगला त्योहार है ये गुड फ्राइडे है, और ध्यान रहे गुड फ्राइडे अप्रैल का शुक्रवार, सामान्यतः कहा जाता है कि जो पूर्णिमा के नजदीक होता है वही शुक्रवार, या कहीं तीसरा या चौथा भी आपको मिलेगा। तो ध्यान रहे अप्रैल का शुक्रवार जिस दिन वो गुड फ्राइडे मनाते हैं, और ध्यान रहे इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, फांसी दे दी, लटका दिया गया था। ध्यान रहे, यानी इन तीर का मतलब ये हुआ कि क्रिसमस डे के दिन ईसा मसीह धरती पर अवतार लेते हैं, यानी आए कब? क्रिसमस डे के दिन तो आए थे, फिर चले गए किस दिन? गुड फ्राइडे के दिन ये चले जाते हैं। तो ध्यान रहे जो गुड फ्राइडे है वो अप्रैल के शुक्रवार यानी जो पूर्णिमा के नजदीक हो उस शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। और ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उस रूप में जो त्योहार मनाया जाता वो कौन सा है? तो सबसे पहले तो आए क्रिसमस डे के रूप में और गए गुड फ्राइडे के रूप में। तो ध्यान रहे अप्रैल का शुक्रवार, और इस दिन इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। फिर आगे देखिए, तीसरा जो त्योहार है ईस्टर, GEA, जी का मतलब गुड फ्राइडे हो गया, ई का मतलब यहाँ ईस्टर हो गया, और ए का मतलब यहाँ पर असेंशन डे हो गया। ध्यान रहे ई का मतलब ईस्टर है। क्रिसमस डे के दिन आए, गुड फ्राइडे के दिन गए, और ईस्टर के दिन ये दोबारा आ गए। ध्यान रहिए, अब ध्यान रहे अप्रैल के शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे मनाया हमने, और इस अप्रैल के शुक्रवार का अगला रविवार यानी शुक्रवार के दिन तो इन्हें फांसी पर यानी सूली पर लटकाया गया था। एक दिन छोड़ के जो अगला दिन है रविवार, ध्यान रहे अगले रविवार के यानी एक दिन छोड़ के जो दूसरा दिन है उसी दिन ईस्टर मनाया जाता है। और कहा जाता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह पुनः धरती पर आते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। ध्यान रहे क्रिसमस डे के दिन आए, गुड फ्राइडे के दिन गए, ईस्टर के दिन ये दोबारा आए। ध्यान रहे, और इस रविवार के 40 दिन बाद, ध्यान रहे 40 दिन बाद ईसा मसीह पुनः स्वर्ग सिधार गए थे। 40 दिन बाद करना क्या है? ईसाइयों के कितने त्योहार? सामान्यतः ध्यान रखें 4 त्योहार जो राजस्थान कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, इन 4 से बाहर नहीं पूछा गया। बाकी अंग्रेजों हो सकते ज्यादा त्योहार हो लेकिन उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। तो इन 4 त्योहारों में पहला याद रखना है क्रिसमस डे। फिर एक शब्द याद रखिए GEA, जी का मतलब गुड फ्राइडे हो गया, ई का मतलब ईस्टर हो गया, और ए का मतलब असेंशन डे है। ध्यान रहे क्रिसमस डे के दिन आए, गुड फ्राइडे के दिन गए, ईस्टर के दिन पुनर्जन्म हुआ, और असेंशन डे के दिन पुनः स्वर्ग सिधार गए। क्रिसमस डे है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस होता है। ध्यान रहे गुड फ्राइडे अप्रैल का शुक्रवार जो लगभग पूर्णिमा के नजदीक हो, ध्यान रहे उस शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है, और इस दिन इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, फांसी पर लटका दिया था। ध्यान रहे पता नहीं लटकाने वाला ने कैसे लटकाया, 2 दिन बाद ये दोबारा आ जाते हैं। हाँ, और इस शुक्रवार का जो अगला रविवार है, ध्यान रहे इस दिन ईस्टर मनाया जाता है, और कहा जाता है इस दिन ये पुनः स्वर्ग से धरती पर आ जाते हैं। और इस रविवार के 40 दिन बाद, 40 दिन मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, और 40 दिन बाद ये पुनः स्वर्ग सिधार जाते हैं। ध्यान रहे आए गए, इतना ही है ईसाइयों के त्योहार। ध्यान रहे 4 त्योहार हैं।
क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अप्रैल का शुक्रवार, इस शुक्रवार का अगला रविवार और इस रविवार के 40 दिन बाद। इस दिन तो जन्म हुआ, इस दिन फांसी पर लटकाया, ईस्टर के दिन ये पुनर्जीवित होते हैं और असेंशन डे के दिन ये पुनः स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसी के साथ ईसाइयों के जो त्योहार ये कंप्लीट होते, ध्यान रहे 4 ही त्योहार है। क्रमवार याद रखें, करना क्या है, आए गए आए गए।